शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हमने शब्द रचना से इसे आरंभ किया था। लगभग 18 पार्ट इसके आ चुके हैं। आज उसी क्रम में 19वां पार्ट होगा। देखिए, अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको विकारी शब्दों में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अविकारी है, मतलब शब्द संरचना के कई भाग आपको बताए गए हैं। 5 प्रकार से मैंने विभाजित किया था आरंभ में। उन 5 प्रकारों में आपको तत्सम, तद्भव से लेकर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी सारे चीज मिल जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ क्रिया तक पहुंच गए, मतलब विकारी शब्द का ये आखिरी भाग है क्रिया। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण पढ़ चुके, ये क्रिया है। क्रिया को हम आज समाप्त कर देंगे। मैंने इसे 3 प्रकार से विभाजित करके बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने क्रिया को बताया था कि उत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जो उत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्रिया होती है उसे मैं समाप्त कर चुका हूँ। रचना या कर्म के आधार पर इसे भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब मैं लास्ट भाग पढ़ा रहा हूँ क्रिया का, प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है, ये यहाँ से क्रिया का अंतिम भाग है, ये अब क्रिया समाप्त होगी। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अनुकरणात्मक और कृदंत। कृदंत को भी आप पढ़ेंगे समापिका और असमापिका में। ठीक है, तो ये भाग आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें आप अनुकरणात्मक, कृदंत, क्रिया के प्रयोग के आधार पर जो 2 विभाजन है, उसके बाद आप समापिका और असमापिका को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुकरणात्मक, प्रयोग के आधार पर क्रिया का अनुकरणात्मक भाग। देखिएगा, पहला है अनुकरणात्मक क्रिया। मैंने नाम धातु में भी इसकी चर्चा की थी, नाम धातु क्रिया जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जहां पर एक ही क्रिया की बारंबारता होती है, ठीक है, वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। मतलब एक ही क्रिया जो होगी वो बारंबार के तरीके, जैसे चमचमाना, टिमटिमाना, बलबलाना, ये सारी शब्द में क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। यहाँ एक ही क्रिया की बारंबारता हो रही है तो वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। तो आप लिख लीजिएगा, जहां एक ही क्रिया की बारंबारता का बोध होता है वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। आप इसकी डिफिनेशन इस तरीके से लिख सकेंगे। ठीक है, ये प्रयोग के आधार पर आपकी क्रिया चल रही है जिसमें आपका है पहला अनुकरणात्मक क्रिया। अब देखिएगा, उदाहरणों के माध्यम से इसमें समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे अनुकरणात्मक क्रिया को हम पहचानते हैं। जैसे आपका पहला उदाहरण है, मेमना मिमियाता है। देखिए, यहाँ पे क्रिया की बारंबारता हो रही, मिमियाना एक है लेकिन मिमियाता है। ठीक है, घोड़ा हिनहिनाता है, क्या है? क्रिया की बारंबारता है, इसलिए अनुकरणात्मक क्रिया है। खिड़कियां खड़खड़ाती हैं, तो ये भी क्या है? क्रिया की बारंबारता है, इसलिए अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से मक्खियां भनभनाती है, राहुल की गाड़ी चमचमाती है, बच्चा बलबलाता है, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिया की क्या हो रही? बारंबारता हो रही। बस आपको इन्हीं शब्दों से आपको पहचान जाना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों से आपको क्या करना है? पहचानना है। ये कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप क्रिया देखते आए हैं वाक्यों में प्रयोग, वैसे ही इसमें भी प्रयोग हुई है। केवल आपको क्रिया में पहचानना है कि ये प्रयोग जो हुई, जो क्रिया है वो अनुकरणात्मक क्रिया है। जब क्रिया की बारंबारता हो, ठीक है, तो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। अब दूसरा है कृदंत। ठीक है, जिसमें समाप्या असमाप्या को आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं कृदंत। कृदंत के जो भाग है, समाप्या क्रिया और असमाप्या क्रिया, उन्हें एक लाइन से देख लेते हैं। देखिएगा, दूसरा है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है? वाक्य के निर्माण पे आधारित है, मतलब वाक्य किस तरीके का है, उस वहां पे क्रिया का कौन सा रोल है, क्रिया आरंभ में है कि अंत में है, इन पर आधारित होता है कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया को आपको 2 तरीके से देखना है, समापिका और असमापिका में। समापिका मतलब यहाँ पे वाक्य समाप्त हो गया हो, असमापिका मतलब वाक्य समाप्त न हुआ हो, आपको वहां पे क्रिया किसी अन्य स्थान पे आई हुई प्रतीत होगी। जैसे अगर कृदंत क्रिया अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ क्या हो गया, इसे आप कैसे पहचानेंगे? इसे आप वाक्य के निर्माण पर पहचानेंगे। वाक्य का निर्माण इस फॉर्मेट में होगा
कि वहां पे या तो समापिका क्रिया होगी या असमापिका क्रिया होगी। तो अगर समापिका क्रिया होगी तब कैसे पहचानेंगे, जहां पे क्या होगा, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में लगी होती हैं। अगर वह क्रिया वाक्य के अंत में है तो वह समापिका क्रिया के रूप में उस वाक्य को निरूपित करेगी, अर्थात उसे समापिका क्रिया कहेंगे। अगर क्रिया वाक्य के अंत में न आकर किसी वाक्य के ही किसी अन्य स्थान पे आई है, मतलब क्रिया वाक्य के अंत में नहीं है लेकिन उसी वाक्य में किसी अन्य स्थान पर जुड़ी हुई है, तो वहां पे असमापिका क्रिया के रूप में होगी। ठीक है, जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे समापिका क्रिया की ही हम बात करें तो जैसे उदाहरण है, नदी का जल बहता है। अब देखिए, नदी का जल बहता है, क्रिया यहाँ पे जुड़ी हुई है, बहता है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती हैं, तो अंत में आई हुई क्रिया है, तो ये क्या है, समापिका क्रिया का उदाहरण है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये जाता है क्रिया जो है क्या है, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आती है वह समापिका होती है। तो जाना क्या आया है, अंत में आया है वाक्य, तो क्या है, समापिका क्रिया का उदाहरण है। मैं रोज सुबह टहलता हूँ, देखिए टहलना क्या है, क्रिया है, तो ये अंत में ही आई है वाक्य के, तो क्या है, समापिका क्रिया का उदाहरण है। अगर असमापिका की बात करेंगे तो ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में ना आकर अन्य स्थान पर आती है, मतलब उसी वाक्य में किसी अन्य स्थान पर आई हो, तो वहां पे असमापिका क्रिया होती है। जैसे नदी का बहता जल शुद्ध होता है। अब देखिए, बहना क्रिया यहाँ आया है, वाक्य के अंत में नहीं है, तो ये क्या है, असमापिका है। ये वाक्य के अंत में होता है, जैसे यहाँ है नदी का जल बहता है, तो ये समापिका होती है। लेकिन ये वाक्य के किसी अन्य स्थान पे आया है, ना कि अंत में आया है, तो क्या है, असमापिका क्रिया है। सुबह टहलना सेहत के लिए लाभप्रद है, तो टहलना क्रिया है यहाँ पे, लेकिन यह अंत में नहीं आई है, यह वाक्य के बीच में आई है, तो यहाँ पे असमापिका क्रिया का रूप है। प्रतिदिन नहाने से ठंड नहीं लगती, तो ये नहाना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या है, वाक्य के मध्य में आया है, ना कि अंत में आया है, तो यहाँ पे क्या है, असमापिका क्रिया है। बस इसी तरीके से आपको पहचानना है समापिका और असमापिका क्रिया को। ठीक है, बाकी कृदंत क्रिया का ही भाग है, आपको जब उदाहरण मिलेंगे तो इसी दोनों पैटर्न पे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्रिया पूर्णतः समाप्त होती है और विकारी शब्द भी आपका पूर्णतः समाप्त होता है, मतलब आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों को देख लिया है। अब आपका अगला भाग है अविकारी, जिसमें आप क्रिया, विशेषण, समुच्चय, विस्मयादि बोधक और निपात का अध्ययन करेंगे। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। जितना आपको यहाँ पे बताएगा उसे आप अपनी फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।